सुप्रभात बच्चों आज हम कक्षा 8वीं के बहू की विदा पाठ का अध्ययन करेंगे। जो हमने ज्ञान सागर में से इसको रीड कर लिया था। आज हम ज्ञान सागर से अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास में सबसे पहला हम पहले प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रमोद कौन था, वह किसकी विदा करवाने आया था। तो प्रमोद कौन था इस पाठ में, वो कमला का भाई था। वह अपनी बहन कमला की उसके ससुराल से विदाई करवाने के लिए आया था, ताकि कमला अपना पहला सावन अपनी सहेलियों के साथ मना सके। प्रश्न 2 है, जीवनलाल कमला की विदा क्यों नहीं करना चाहता था। जीवनलाल ने कमला को विदा करने से इसीलिए मना कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि कमला के मायके वालों ने बारातियों की खातिरदारी सही ढंग से नहीं की और उसे दहेज भी कम दिया। तो बच्चों, जीवनलाल जो था वो कमला का ससुर था और वो सोचता था कि उसको दहेज कम दिया गया है कमला को, इसलिए वो उसकी विदाई कराना नहीं चाहता था। अपनी विदाई न होने पर कमला की क्या प्रतिक्रिया थी। जब कमला की विदाई नहीं हुई तो कमला ने क्या सोचा। अपनी विदाई न होने पर कमला ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, मेरी चिंता आप ना करें, सच विदा न होने से मुझे जरा भी दुख ना होगा। गोरी आ रही है, उसका बहुत अच्छा स्वभाव है, हर समय हंसती हंसाती रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी। आप विश्वास करें भैया। जब उसका भाई विदा करवाने के लिए आया और उसके ससुर ने, कमला के ससुर ने विदाई नहीं की, तो कमला को लगा कि मेरे भाई का मूड खराब हो जाएगा, वो सोचेगा कि मेरी ससुराल अच्छी नहीं है। तो कमला ने ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ननंद आने वाली है गौरी और वो बहुत हंसमुख है, मेरे साथ रहना अच्छे से रहेगी, तो इसलिए उसने ये प्रतिक्रिया अपने भाई के सामने दिखाई। राजेश्वरी ने जीवनलाल को क्या समझाया। अब राजेश्वरी जो थी वो कमला की सास थी। तो जब जीवनलाल ने विदाई करने से मना किया तो उसकी सास ने क्या समझाया। राजेश्वरी ने जीवनलाल को समझाया कि वे जो व्यवहार दूसरों से अपनी बेटी के लिए चाहते हैं, वही व्यवहार दूसरों की बेटी को भी दें। जब तक वे बहू और बेटी को एक समान नहीं समझेंगे, तब तक ना सुख मिलेगा ना ही शांति। तो कमला की सास ने बहुत अच्छे से समझाया उसके ससुर को। तो अब हम करते हैं पाठ के आधार पर प्रश्न नंबर 5। इसमें आपने सही और गलत का निशान लगाना है। हर लड़की सास ससुर के साथ सावन बिताने का सपना देखती है, ये गलत है, क्योंकि हर लड़की अपने मायके में ही सावन बिताने का सपना देखती है। जीवनलाल कमला की विदाई के लिए 5,000 रुपए मांगता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसको लगता था कि मुझे दहेज कम मिला है, तो इसलिए वो 5,000 रुपए उनसे मांगता है। कमला राजेश्वरी को ममता की मूर्ति कहती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी सास बहुत ही अच्छी थी। प्रमोद कमला की विदाई के लिए दुकान बेचने की बात करता है, ये गलत है, क्योंकि उसने दुकान बेचने की बात कभी नहीं की। राजेश्वरी जीवनलाल की दहेज की मांग से सहमत नहीं थी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि राजेश्वरी नहीं चाहती थी कि वो दोबारा से बेटी वाले से दहेज लिया जाए। अब आते हैं प्रश्न। बेटा, ये बातचीत के लिए प्रश्न है और ये अनुमान और कल्पना के लिए। पहले आप स्वयं कोशिश करेंगे इनको करने की और उसके बाद फिर मैं आपको डिस्कस करूंगी। जैसे हमारा फर्स्ट प्रश्न है, बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, आशय स्पष्ट कीजिए। ये मानना था कमला की ससुराल वालों का, जो कमला के ससुर थे जीवनलाल जी, ये उनका मानना था। अब इस पंक्ति का आशय है कि कभी कभी धनी और घमंडी बेटी वाले अपनी बेटी का अधिक दहेज देकर समाज में अपनी मूंछ ऊंची करने का दम भरते हैं। जीवनलाल भी ऐसा ही करके कह रहे थे कि बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, क्योंकि जीवनलाल ने अपनी बेटी गौरी की शादी की थी और वो ये कह रहा था कि मैंने अपनी बेटी को ज्यादा दहेज दिया है, तो इसलिए उसने बात बोली थी कि बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है। जीवनलाल और राजेश्वरी और कमला के चारित्रिक गुणों पर चर्चा कीजिए। जीवनलाल के चारित्रिक गुण क्या हैं। जीवनलाल घमंडी है, लोभी है, कठोर हृदय वाले हैं और गुस्सेल हैं।
कम दहेज मिलने पर वो अपनी बहू कमला की विदाई नहीं करने देते और बहू और बेटी को एक समान नहीं समझते। अब राजेश्वरी जी का चरित्र हमने बताना है। राजेश्वरी जो है जीवनलाल की पत्नी है और कमला की सास है। राजेश्वरी बहुत हंसमुख है, स्नेही है, स्पष्टवादी है, व्यवहार कुशल है और कोमल हृदय वाली है। वो एक माँ की ममतामयी भावना रखती है और अपनी बहू को अपनी बेटी के समान समझती है। अब है कमला का चारित्रिक गुण। कमला बहुत ही सुंदर है, सुशील है, समझदार है और मृदुभाषी है। उसकी नई नई शादी हुई है, वो फिर भी परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाती है, अपने भाई को समझाती है, विपरीत परिस्थिति में भी खुश होकर रहना चाहती है। अब है हमारा प्रश्न थर्ड, दहेज प्रथा को समाप्त करने में युवाओं का क्या योगदान हो सकता है। अब दहेज प्रथा जो है इसको समाप्त करने में युवाओं का ही बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि अगर युवा जो होते हैं जिनकी शादी होती है, अगर वो ही आगे आकर दृढ़ निश्चय कर ले कि हम ना दहेज लेंगे ना देंगे, तो लड़की के सास ससुर भी उनको तंग नहीं करेंगे। जीवनलाल किस मरहम की बात करता है, उसे वह मरहम किस प्रकार मिलता है। जीवनलाल कौन से मरहम की बात करता है? जीवनलाल दहेज की बात करता है कि उसको दहेज कम मिला है और उसको अपना हृदय शांत करने के लिए मरहम चाहिए, मतलब मरहम के रूप में उसको 5,000 रुपए चाहिए। उसे यह मरहम अपनी बेटी की ससुराल वालों की ओर से उस समय मिल जाता है जब कम दहेज मिलने की बात कहकर वे जीवनलाल की बेटी गौरी की विदाई करने से मना कर देते हैं। इस तरह घमंड में डूबे जीवनलाल को मरहम मिल जाता है। अब जीवनलाल अपनी बहू से दहेज की मांग करता है, लेकिन जब उसकी बेटी वालों ने उसे कह दिया कि हमें दहेज कम मिला है, तो उस समय जीवनलाल को उसका मरहम मिल जाता है। क्या होता यदि राजेश्वरी कमला और प्रमोद का साथ ना देती? अगर राजेश्वरी कमला और प्रमोद का साथ ना देती तो कमला की विदाई ही ना हो पाती। यदि गौरी की विदाई हो जाती तो क्या होता? यदि गौरी की विदाई हो जाती तो जीवनलाल को कभी भी बहू और बेटी के बारे में ना पता चलता, उसको ना एहसास होता कि बहू और बेटी जो है वो एक समान होती है। अब हमारे पास है भाषा की बात। अब हम यहाँ पर वर्ग पहेली दे रखी है और इसमें कुछ क्रिया विशेषण शब्द छिपे हुए हैं, जैसे अभी, धीरे, आज, बहुत, किधर, कल, तेज, इधर। क्रिया विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। पाठ में आए कोई 4 शब्द युगम, जो शब्द के जोड़े होते हैं, हंसती, हंसाती, 7, 8, भला, बुरा, कुशल, क्षेम। अब हमने पाठ में आए कोई 4 पुनरुक्त शब्द छांटने हैं, जिसकी दोबारा आवृत्ति होती है, समझाते समझाते, धीरे धीरे, खड़ी खड़ी, किंतु किंतु। तो बेटा अभी हमने पूरा चैप्टर ये डिस्कस कर लिया है और अभी आपको प्रश्न उत्तर नोटबुक में नोट करने हैं। आपके सामने 2 जीवन मूल्य के प्रश्न भी दे रखे हैं। दहेज प्रथा नैतिक मूल्यों का हनन कर रही है, कैसे? तो ये आप खुद से कोशिश करेंगे कि किस प्रकार दहेज प्रथा जो है हमारे नैतिक मूल्यों का हनन कर रही है, क्योंकि दहेज प्रथा जो है हमारे मन में लोभ की प्रवृत्ति बढ़ा रही है। जो कन्या पक्ष के लोगों का बेटे वाले बहुत सौदा करते हैं, वो बोली लगाते हैं और वो दहेज की मांग करते हैं, जिससे जो लड़कियां होती हैं वो दहेज प्रथा का शिकार हो जाती हैं। इस तरह ये हमारे नैतिक मूल्यों को खत्म कर रही है। बेटा बेटी की समानता दृढ़ समाज की नींव है। अपने विचार बताइए। यदि हम बेटा बेटी को एक समान दृष्टि से देखें, तो हमें बेटे की भांति बेटी की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, तो बेटों के साथ बेटी को भी हम समान अवसर दें, तो लड़कियां भी लड़कों के जैसे आत्मनिर्भर, उन्नत सोच वाली और समाज में आगे आने वाली, समाज को आगे ले जाने वाली साबित होगी। इससे जो हमारा समाज है उसकी नींव सुदृढ़ होगी, क्योंकि जो बेटी है वो ही पूरे समाज की नींव होती है। उससे ही बेटी को समाज की रीढ़ की हड्डी माना गया है कि जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सहारा देती है, उसी प्रकार एक बेटी भी पूरे समाज की नींव है। वो ही समाज को वो ही जन्म देती है और वो ही उसको आगे बढ़ाने में, उसको उन्नत रखने में कुशल साबित होती है। तो इसलिए हमें बेटा बेटी को एक समान समझना चाहिए। तो बेटा अभी हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा और आप इन प्रश्न उत्तरों को अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे। धन्यवाद।